अहबाब बहस जो है वो ये एक नुकता रहता था, वो आज हमने डिस्कस किया। तो अब सेशन को ओपन करते हैं, सवाल जवाब का हिस्सा है, तो कोई दोस्त आगाज़ करे ताकि इस बहस को आगे बढ़ाया जाए। वो आपका सवाल प्रोफेसर उमर साहब से होगा, डॉक्टर सैयद अजीम से होगा, साहब बता दीजिएगा। फिर गुजारिश यही है कि लंबा ना करिएगा सवाल को सवाल की हद तक, ताकि वो मज़ा आए। जी, तो मोहतरमा को दे जी, माइक चल नहीं रहा, माइक माइक काम ही नहीं कर रहा। मैं ये बात करूँगी जो उन्होंने एलीट क्लास के हवाले से बात की है कि साउथ एशिया का असल प्रॉब्लम जो है ना वो एलीट क्लास है। दूसरी बात ये कि जो मुझे नज़र आता है कि जो हमारी सोशलिस्ट एंड लिबरल क्लास है ये जिसे कहते हैं ना बहुत ही बाइस्ड है, हर वक्त मज़हब और इंडिया इसकी बात करती है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, इसकी वजह से हम खुद ही कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मज़हब का कार्ड है हमारा नहीं कार्ड है, ये तो ग्लोबली खेला जा रहा है। एक तरफ एक नेशन है जिसको हम जियो नेशन कहते हैं, उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है 5000 साल से। वो ये कह रहे हैं कि हम ही नेशन, हम ही आगे बढ़ेंगे। उनकी रेजिस्टेंस सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, अगरचे ये दोनों ही नेशंस गलत हैं, यानी मजहबी एतबार से ये बिल्कुल भी इनके पॉइंट सही नहीं है। ये दोनों ही गलत हैं और दोनों ही मार खाएंगे एक दूसरे से। लेकिन हमारे जो लिबरल्स हैं, हमारे जो सोशलिस्ट हैं, उनको चाहिए कि जैसे हमारे पाकिस्तान का एक अहम प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की कमी है, इदारों का भी ताउन नहीं है, हमें इन सब सेगमेंट्स के साथ जिसे राइट विंग कहते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपस में ना वो ख़त्म होनी चाहिए, वो एलियनेशन नहीं। क्या? मैं ये कह रही हूँ कि लीड के खिलाफ जद्दोजहद में हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए, राइट और लेफ्ट को एलियनेशन होनी चाहिए। तो आपकी राय है ना? हाँ जी, तो राय और सवाल में फर्क होता तो है। ये क्या ये नहीं कर सकते लिबरल्स, ये कह रहे हैं। चलो ठीक है जी, कोई और दोस्त जी उस माइक देंगे कोई नहीं, माइक काम नहीं कर सकता ऐसे। चले वो रिकॉर्डिंग में आता है। माइक देख लेंगे, मैंने कोशिश तो की है। हर हफ्ते का ना यही बनना है। बंद कर दो। जी प्लीज। हर हफ्ते जैसे सर ने बात की कि चीन के साथ हमें ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो इसका जितना भी थीसिस पेश किया है इसको कोई हल की तरफ भी कोई हो कि हमें फिर किस से नज़र रखनी है। चीन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ स्टेट टू स्टेट ठीक है कॉन्टैक्ट रखता है, छोटी मोटी जो तंजीमें जैसे जो कैपिटलिस्ट है वो स्टेट के साथ भी ताल्लुक़ रखती हैं और छोटे मोटे जो उनके करीने होते हैं उनके साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो चाइना की कहीं ये पॉलिसी तो नहीं दुनिया भर में कि स्टेट टू स्टेट चल रहा है, ना कि छोटे ग्रोहों के साथ चल रहा है, ठीक है। तो यही वजह है कि फिर हमने जाना कि किस तरह। आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में क्या? जी जी जय माइक जी डॉक्टर साहब बताएं। नाम बताओ। अब्दुल कयूम। जी मेरा ख्याल है कि जो नॉन हेजेमोनिक फेज होता है यानी चीन और अमेरिका के दरमियान, अच्छा चीन और अच्छा इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें देखना पड़ेगा पहला तलाक कौन सा है, दूसरा तलाक कौन सा है, तीसरा तलाक कौन सा है। इसे हम कहते हैं कंट्राडिक्शंस एंड ओवर डिटर्मिनेशन। यानी दूसरे अल्फाज में जो हमारी थर्ड वर्ल्ड है, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं, इसमें जो कंट्राडिक्शन होती हैं वो अनइवनली डेवलप होती हैं और इनकी म्यूचुअल कंडीशनिंग से मुराद है ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक कंट्राडिक्शन दूसरे में तब्दील होती है, उस पर नज़र रखनी होती है। तो हमारी आज के बेसिकली डिबेट का मतलब ये है कि आप ज़्यादातर फंस जाते हैं इंटर एलीट कंट्राडिक्शन में पाकिस्तान में और ग्लोबली इंटर इंपीरियलिस्ट कंट्राडिक्शन में। आप ज़्यादा एनर्जी उस पर लगा देते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड जो असल कंट्राडिक्शन है वो साउथ एशिया की आवाम की, साउथ एशिया की एलीट के खिलाफ है। उसमें पाकिस्तान की अथॉरिटेरियन स्टेट है जो कि एक कह लें आप सीट ऑफ पावर है साम्राज्य की भी और अब चाइनीज इंपीरियलिज्म की। ऑन दी अदर हैंड इंडिया की रियासत एक खतरनाक हिंदुत्वा
फासिस्ट स्टेट, और वो जो खित्ते में करेगी वो आप देखने वाला होगा। लिहाजा उसके खिलाफ भी उसकी आवाम लड़ रही है, फार्मर्स ने स्ट्रगल की है, मुसलमान लड़ रहे हैं, उधर छत्तीसगढ़ में लोग लड़ रहे हैं, कश्मीर में लोग लड़ रहे हैं। हमें उनका साथ देना होगा। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो भी कुव्वतें लड़ रही हैं इसकी विरुद्ध इस गोल के खिलाफ, तो जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होगी तो अच्छा ये बड़ा एक नुकता छोटा सा मिस हो गया। एक रवैया तो है कि ये लड़ाई जो लैंड वाले टाइम की ये साम्राज्यों की आपस की लड़ाई है, ये तो हो गया पैसेज। क्या लड़ाई नहीं करनी, पीस 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 कहना है? नहीं, इस वक्त एक जंग जारी है जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से वहाँ से हमास हिजबुल्लाह से लेके छत्तीसगढ़ से बलोचिस्तान से होती हुई सारी जगह पर है, इनको जोड़ना है। आपने पंजाब में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि पंजाब की आवाम को बताती शौक देना है कि जम्मू का हिस्सा कैसे हो जाए, इसके कि वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में हो जाए। तो बुनियादी जो प्रॉब्लम हमें आया था, जो आर्टिकल हमने लिखा वो ये हुआ कि अम्मार जान ने कह दिया कि इंडिया की रियासत जो है वो अग्रेसर है, तो पाकिस्तान का जो लेफ्ट है उसको रिएक्शन हो गया। इंडिया तो कभी अग्रेसर उन्होंने सोचा ही नहीं है, उनका तो आइडियल है, वो हिस्ट्री उसकी इन्होंने बताई है। तो दूसरी तरफ अचानक रिएक्शन देता है याद मलिक, वो ये कहता है कि ये अच्छा उसको कहते हैं कि अस्करी लाइन है, अब गुस्सा नहीं उसके पीछे पड़ गया। तो हम सोचते थे कि यार ये कहाँ से आ रहा है, ये इतना बड़ा इशू नहीं जिसको बना दिया। तो पाकिस्तान इंडिया को मुखालफत करने का मतलब है पाकिस्तानी रियासत की सपोर्ट करना, ये जरूरी नहीं है भाई, इंडिया का अपना। तो ये है मैं जो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि हमने तमाम रेजिस्टेंस को इकट्ठा करना ये काम है मेरा। मुझे ऐसे लगता है जैसे ज़ाहिर तो मार पड़ी है रेजिस्टेंस की मूवमेंट्स की, हमास को मार पड़ी है, छत्तीसगढ़ ने इस वक्त आपको पता होगा उनका जनरल सेक्रेटरी मार रहा है, सेंट्रल कमेटी उड़ा दी है और हिजबुल्लाह खत्म हो रही है। तो ज़ाहिर हमें ये मजबूत होते नजर आ रहे हैं, इनके लोग नहीं, ये कमज़ोर हुए हैं, बल्कि वो मुजामत जो है वो डिस्पर्स हो गई। जब ये दोबारा एक्यूमुलेट होगी बड़ी खतरनाक, तो इंटर इंटीरियरिस्ट रेवल्यूरी में ये कमज़ोर हुआ, तो ये कमज़ोर है। जी जी शहजाद साहब आपका हाथ था, शहजाद साहब ने पहले हाथ कर दिया, ये आपने किसी को लिख कर दिया है? ये शहीद साहब को सवाल है जी। चलो उसके बाद आ जाएगा शहजाद साहब का। देखो मैं मेरे शहजाद 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि एक मेरे दो मैं आ गया इधर आ जाए, जी अब कहीं पर आ जाए, इधर यहाँ आ जाए। अच्छा, एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि निज़ाम के बहरान के अंदर आपको पोजीशंस लेनी पड़ती है। अच्छा, जब आप पोजीशंस लेते हो तो फिर आप इश्यूज़ के ऊपर भी सियासत करते हो, उसको आप कैसे अलहदा करके आप कह रहे हो कि पार्टी के ऊपर फोकस हो के बिल्कुल बाहर हो के बैठा जाए, तो जो निज़ाम के ऊपर 2 पोजीशंस ले रहे हैं और उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, मेरा ख्याल में उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। फिर तो बहुत ज़्यादा पार्टी के ऊपर हो गया, और जो एजेंसी है, जो वर्किंग क्लास है, जो जिसको आपने उनका दलित है या दूसरे हैं, तो वो तो अहमियत से बाहर निकला है और पार्टी जो है वो अहमियत अख्तियार करती है। एक तो इस पे है। दूसरा, ईरान वाले मामले पे उस तरह से बात नहीं हुई है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह से हमारे साथियों ने कहा कि इंडिया एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है, और बिल्कुल है, इससे कोई दो राय नहीं है। उसी तरह क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी स्टेट का जो रवैया अफगानिस्तान की तरफ है, खुद जो कश्मीर का इशू है उसकी वो तो बालादस्ती का ही सवाल है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है। वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिजिनस कश्मीरी स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहा है, उसने इंडिजिनस कश्मीरी स्ट्रगल के साथ जो पाकिस्तानी रियासत ने किया वो भी सबके सामने है। और फिर इंडिया के अंदर सिर्फ इंटरनल कॉलोनियलिज्म नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, बलूचिस्तान की सूरत में, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत में, इधर जो है वो पख्तूनख्वा की सूरत में, बाकी इलाकों के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों इस तरह की रियासतें हैं तो फिर हमें वो जो है जो ईरान की पोजीशन थी रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म वो लेनी पड़ेगी। ईरान के मामले में मुख्तलिफ हो सकता है कि वहाँ पे अमेरिकन साम्राज्य और इसराइली साम्राज्य जो है उसके हमले थे, तो हमें नौआबादी
की हमायत करनी थी कि नौ आबादी की जो के ऊपर जो हमला है उसकी किस तरह से मुखालफत की जाए। दूसरा जो आपने कहा कि एक नया जो आज हमारे बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ख़ासतौर पे मौजों ने, दलितों में, किसानों में, वो अपनी जगह पे काबिल तहसीन भी है। लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तानी रियासत को उसका जो सेकुलर जवाब बनाया, जो मियां फ़खरुद्दीन ने गालिबन असेंबली के ऊपर जिसमें डिस्कशन वगैरह की और उन्होंने ये सेकुलर एक जवाब पाकिस्तानी रियासत का देने की कोशिश की, निस्बतन जो मजहबी एक जवाब था उसकी निस्बत उन्होंने जो सेकुलर, वो हमारे मोस्ट दोस्तों ने जो है वो बाद में अपनाया। और सॉरी टू से बड़ी हद तक हमें नज़र आया कि हमारे मोस्ट दोस्त जो हैं वो किस तरह हिंदू भारत मुखालफत को, एक तरफ जहाँ पे प्रो मास्को नवाज जो थे वो इंडिया मोहब्बत में थे, दूसरी तरफ ये जो थे हमारे माओवादी दोस्त ये इंडिया दुश्मनी या भारत दुश्मनी की जो सियासत इन्होंने की वो भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है मेरा ख्याल में। और दूसरा, लियाकत अली साहब अपने आप को किसी तौर पे मार्क्सिस्ट नहीं कहते हैं, नाम ऐसे ही आ गया, वो सेकुलर लिबरल, वो हाँ वो अपने आप को लिबरल सेकुलर कहते हैं। अच्छा, माओवादिज्म का एक मसला ये भी रहा, माओवादिज्म का एक मसला ये भी रहा, पता नहीं रेवोल्यूशनरी माओवादिज्म उससे किस तरह से अलग है कि अफ़गानिस्तान में जब मामला हुआ उस वक्त भी रियासत की पोजीशन ली गई और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो जहादियों की हमायत की गई और उनके साथ जो है वो सारा मामला इसको, और ज़िया मुखालफत की जो सारी सियासत थी, जो पीपल्स पार्टी के दोस्त भी मार खाते, मैं मुख्तर कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के दोस्त भी मार खाते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पर इनकी क्या पोजीशन है, इस पर पीपल्स पार्टी के दोस्त भी मार खाते रहे, प्रो मास्को वाले भी मार खाते रहे, हमारे माओवादिस्ट वाले ज़्यादा इनकलाबी पोजीशन लेके अलहदा रहे उस सारे मामले में। तो उसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं। दूसरा मेरा ख्याल में जो सिर्फ एक लास्ट है, सिर्फ एक लास्ट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट वाला है। अब आपका जिसने सवाल करना है लिख के करें। इसके साथ मैंने लिखा हुआ है, इसके साथ मैं खत्म करूँगा। सॉलिडेरिटी की जो पोजीशन है उसको आप जो है वो उनका रोमांस और वेस्टर्न मार्क्सिज्म और उसके साथ जोड़ दें। मतलब पाकिस्तान के अंदर ठीक है जो सेंटर का लेफ्ट है उनमें से बहुत चंद ये जो सॉलिडेरिटी की इस तरह से सियासत करते हैं, ज़्यादातर तो करते ही नहीं है, ठीक है। जो चंद किसी तरह से बलूच या गिलगित बल्तिस्तान या बाकियों के साथ खड़े होते हैं उनको इस बुनियाद पर रद्द कर देना कि भाई रोमांसिज्म है ये, मेरा ख्याल में ये एक गलत रवैया, ये हमारी क्लास क्वेश्चन का पाकिस्तान के अंदर अगर आप मजदूर तबके के अंदर, जो आप लोग तो गए हो, हम लोग भी थोड़ा बहुत गए हैं, वहाँ पे जिस तरह का तअस्सुब पाया जाता है टूवर्ड्स बलूच, पश्तून और जिस तरह उसको देखा जाता है, उसमें ये पोजीशन लेके जाना कि भाई किस तरह से रियासत उसमें मार लगा रही है, क्या कर रही है, मेरे ख्याल में ये बड़ा फंडामेंटल है। और इसके ऊपर जो दोस्त कर रहे हैं हमें उनके साथ जुड़ के और जो लोगों के इश्यूज हैं उनके साथ जुड़िए। अगर हम इश्यूज से बाहर रह के पार्टी के अंदर से इंकलाब लाने की कोशिश करेंगे जो लेफ्ट ने किया, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं लेकिन सवाल दो तीन ले लें तो फिर इकट्ठे बहुत सारे नहीं इकट्ठे हो गए, वो कंफ्यूजन होगी। 6-7 सवाल कोई नहीं किए होते। तो मैं इनमें से दो इसमें दो का जवाब देके माउलम फिक्र माउलम के हवाले से मैं कॉम्प्लीट इसमें को हैंड ओवर करूँगा। कॉम्प्लीट इसमें कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर लें क्योंकि कुछ शायद मुगालते हैं जो दुरुस्त नहीं है माओइस्टों के बारे में, कुछ दुरुस्त है, तो मैं उनको क्लैरिफाई कर दूँ आपके लिए और आपको फ़र्क भी बता दूँ सारे साथियों के लिए। मैंने रेवोल्यूशनरी माओइस्ट का फ़र्क लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़र्क करने के लिए माउलम फ़िक्र और हमारे में। वो फ़र्क बुनियादी तौर पर ये है कि माउलम फ़िक्र वाले बुनियादी तौर पर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पे ही खड़े हैं माउलम फ़िक्र के साथ। हम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म तक अपने आप को पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे ख्याल में एक आफाकी नौयत का मार्क्सी साइंस के अंदर अगला इजाफा है। लिहाजा आज हमारे ख्याल में दुरुस्त इनकलाबी लाइन के लिए मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट होना ज़रूरी है। जिससे इन साथी का सवाल जुड़ा हुआ है कि इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी कि हम समझते हैं कि बैक वक्त अवामी सियासत करना भी अहम है और मुसल्ला जद्दोजहद भी, मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है, मुसल्ला जद्दोजहद भी बैक वक्त अहम है। अगर आप मुसल्ला जद्दोजहद के बगैर अवामी सियासत करेंगे तो आप सोशल मूवमेंट बन के रह जाएंगे और सिर्फ मुसल्ला जद्दोजहद करेंगे तो आप टेररिज्म बन के रह जाएंगे, आप अवाम में नहीं जा पाएंगे। अब इससे आपकी दूसरी बात जोड़ लेते हैं। आपने दुरुस्त कहा और आपको शायद हमारी गुफ्तगू से अंदाजा ना हुआ हो, हमारा कहने का मकसद दो बार खुल के मैंने भी कहा, अजीम साहब ने भी कहा, यही था कि दोनों मुल्क इंटरनल कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं।
दूसरा हमारा ये भी मकसद था कि दोनों मुल्क ज्यादती कर रहे हैं अपनी महकूम कौमों के साथ, तो इस पे हम आपके साथ खड़े। दूसरा, हमने हरगिज ये नहीं कहा कि बलोच नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल की सपोर्ट नहीं कर दी, बल्कि शायद अगर आप गौर से सुनते तो मैं कह रहा था कि वहाँ पे जारी मुसल्ला जो जद्दोजहद है उसके हवाले से भी शायद हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए वो आपको समझ आ गई होगी मेरी इससे ज़्यादा क्या बात करूँ मैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे वाज़ा थे, उनके ऊपर हमारा क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि वो इन तहरीकों को सपोर्ट करते हैं, उन पे हमारा क्रिटिसिज्म है कि उनकी ग्राउंड पे प्रैक्टिस अपने वर्किंग क्लास में मौजूद नहीं है। यहाँ से आता है आपका तीसरा सवाल कि क्या पार्टी के अंदर मुंजमद हो जाए या अवाम में सियासत भी करनी है, और लेनिन का रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म यहाँ पे क्यों दुरुस्त नहीं है। लेनिन का रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म को हम गलत नहीं कह रहे, हम लेनिन के रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म की यहाँ पे एप्लीकेशन को गलत कह रहे हैं। कॉमरेड ये जरा अगर आप सुन लें गौर से, ये बड़ी एक सटल नुआंस है। सेकंड, इंटरनेशनल के अंदर लेनिन की लाइन जो है वो ये है कि साम्राज्य की आपसी लड़ाई के अंदर हमने एक साम्राज्य की दूसरे के खिलाफ साथ नहीं देना, हमने बैक वक्त अपनी जंग पैदा करनी है और लड़नी है, लिहाजा हमने ताकत पर काबिज होना है। आज अगर आपने मेरी बात पर तवज्जो दी हो तो मैंने आखिर में आपको क्या कहा कि हमारी लाइन ये है कि हमने ना पाकिस्तानी रियासत जो गुमाश्ता रियासत है, जो एक नीम जागीरदाराना नीम सरमायादाराना दलाल रियासत है उसका साथ देना है, ना ही उस ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैशिस्ट रियासत का साथ दे रहे हैं। तो फिर हमने क्या करना है, हमने लड़ाई लड़नी है, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो एग्जिस्टिंग लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके अंदर तबकाती सवालात किन नौयत के हैं, ख्वाह वो नेशनल लिबरेशन की मूवमेंट्स हों पाकिस्तान या इंडिया के अंदर, ख्वाह वो तबकाती नौयत की मूवमेंट्स हों, उनके अंदर मजदूर किसान लाइन को फ़रोग देना और अपने इलाके के अंदर उस लाइन को बढ़ाना और उसकी बुनियाद पर पार्टी बनाना हमारा काम है। जिसकी वजह से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का मसला क्या रह जाता है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का मसला ये रह जाता है कि इसका ये मतलब नहीं है इशूज़ अहम होते ही नहीं है, इशूज़ बिल्कुल अहम होते हैं, वहाँ की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स से हमारी मुराद ये है कि जो लोग सिर्फ इशू टू इशू, जिसे हम एम्बुलेंस चेसिंग कहते हैं, एक इशू के ऊपर प्रेस क्लब में धरना कर लिया, दूसरे इशू के ऊपर प्रेस क्लब में धरना कर लिया, लेकिन इस दौरान जो आवाम मुजाहमत में लड़ाई कर रही है उसकी ताकत के अदारे नहीं बनाए, बल्कि इशू पे सियासत लड़े गए जो कि अलीट के आपसी तजाद तक महदूद होके रह जाती है। उसके बरक्स जो आवाम लड़ रहे हैं उनको ताकत पे काबिज कराने के लिए, तैयार करने के लिए उनके अदारे बनाना, यानी उनकी यूनियन बनाना, उनके किसानों की कमेटियाँ बनाना, उनको वहाँ पे तैयार करना, वो हमारा मकसद है। तो ये क्लैरिफिकेशन जो थी ये ज़रूरी थी। बाकी तारीखी तौर पर जो आपने माओइस्टों की क्रिटिक की उसमें बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। अफगानिस्तान वाला दुरुस्त कर लीजिए कि जब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आ रही थी सोवियत बैक, तो वाहिद अफगानी माओइस्ट थे जो बेलवक्त जहादियों से भी लड़ रहे थे और कत्ल हुए जहादियों के हाथ। वहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है माओइस्टों के, अफगान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और वहाँ पे खलक और परचम से भी लड़ रहे थे। तो ये अफगानिस्तान के माओइस्टों के बारे में जो फिक्री मुगालता आपने किया है इसको दुरुस्त करें। शुक्रिया। अच्छा, बस तकरीबन बातें होगी। पहला कमेंट आपका जो है कि पाकिस्तान को मैंने कहा कि वो अंडरस्टूड है, मैंने कहा मेरा एनालिसिस उस पर आप सबके साथ है कि वो एक्सपेंशन हिस्ट्री है, वो सारा कुछ है, उस पर इतनी बात होती है कि मैंने कहा यार अगली बात करते हैं। यानी इस वजह से हमने इंडिया और चाइना को डिस्कस किया जो सब मिलिट्री पावर हैं। पाकिस्तान बहरहाल मेरी राय में उसका वो तमाम जो हम एनालिसिस है दुरुस्त है, लेकिन एक बात मानने वाली है कि पाकिस्तानी रियासत इस वक्त कमज़ोर है, डिपेंडेंट है, तेज़ी के साथ अपना उसका जिसे कहना चाहिए रोल जो है ग्लोबल वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उसके बरक्स ये और है। तो लेकिन आपके एनालिसिस से मैं मुतफ़िक़ हूँ। बाकी जो है आपने 100% दुरुस्त कहा कि जो हमारे जो माओइस्ट थे उनमें दो गलतियाँ तारीखी तौर पर करते हैं। एक तो ये कि चीन की दोस्ती के चक्कर में वो पाकिस्तान की रियासत के साथ जो चीन की रियासत के ताल्लुकात थे तो ये लोग कंप्रोमाइज़ करते रहे, यानी इनकी रेजिस्टेंस जो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ की बात बात उतनी शार्प नज़र नहीं आती। और इस हवाले से ये क्रिटिक मसलन अक्सर कहा जाता है कि फातिमा जिन्ना का साथ दिया, और फातिमा जिन्ना का साथ देने के बजाय अयूब का साथ दिया। मिसाल के तौर पर इसकी अहमियत क्या है, इसका एम्पिरिकल एविडेंस क्या है? जी नहीं, फातिमा जिन्ना की फातिमा जिन्ना की माओइस्टों ने हमायत की, इसका एम्पिरिकल एविडेंस क्या है? इसका एम्पिरिकल एविडेंस बहुत सारे अकाउंट्स मतलब पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम के इलेक्शन के अंदर फातिमा जिन्ना जो है वो उन हलकों से जीती जहां माओइस्टों का हल्का ऐसा था। मगरबी पाकिस्तान के अंदर फातिमा जिन्ना टोबा टेक सिंह से जीती जहां माओइस्टों का हल्का असर था।
जहाँ वली खां और मास्को नवाज हल्कों का असर था, वहाँ से तो जीती नहीं। वली खां का यहाँ पे असर था, वहाँ से दिखाएं फातिमा जना कहाँ जीती। अच्छा ये ठीक है, अब आप देखें, एक है इल्ज़ाम, एक है उसका एम्पिरिकल एविडेंस। ये आपके पास एम्पिरिकल एविडेंस क्या है? मैंने फातिमा जना ईस्ट पाकिस्तान से जीती, जहाँ पे माओइस्टों का हल्का असर था। अच्छा, एक और छोटी सी बात है, हमार की पोजीशन में आपकी तंकीद है दुरुस्त होगी, लेकिन आप भी हमार की तरह इंडियन रियासत को बदलना और फाशिस्ट करार दे रहे हैं, तो फिर साथ ही आपने थोड़ा सा कहा कि पाकिस्तान की रियासत तो गिरती हुई है, यानी इसका मतलब है कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो पूरी हिस्ट्री है उसमें फाशिज्म के खिलाफ लड़ाई जो है बुनियादी है। हमार बड़ा खुल के इस बात को कर रहा है, मौज दोस्त जो हैं जो मौजूदा फिक्र से टूट गए हैं और अब रेवोल्यूशनरी माओइज्म पे हैं, वो इसको उस तरह से ओपनली नहीं कह रहे, लेकिन अगर फाशिस्ट रियासत है और उसका फाशिज्म है तो फाशिज्म के खिलाफ तो लड़ना है। ठीक है, पाकिस्तानी रियासत तो फाशिस्ट नहीं है, तो ये तो अमार की पोजीशन के आप तो बड़े करीब जा रहे हैं। आरएसएस तो फाशिस्ट ही है ना, आरएसएस और मोदी फाशिस्ट है, लेकिन भारतीय रियासत को फाशिस्ट करार देने का बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट कॉमरेड ने रेज किया, इसमें एक बुनियादी फर्क बस वादे कर दिया। मैं आपकी बात से डिसएग्री किए बगैर आपको फर्क बताया, तो मैंने अपने लेक्चर में भी इब्तदाई तौर पे कहा। थोड़ा सा आपने आखिर में आपके सवाल के जवाब में नहीं ऐड किया, मेरे लेक्चर में मौजूद। उमर भाई इससे रिलेटेड एक सर बस लफ्ज़ का सवाल, एक लफ्ज का सवाल इसी से सर, वो रिलेटेड आइए। उन्होंने किया कि क्या हिंदुत्व जो है वो स्टेट की पोजीशन है या हुकूमत की पोजीशन है? अच्छा अहम, अच्छा अब इन दोनों को सो सर आप अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। हमारी पोजीशन ये है, और यहाँ पे हमारा बुनियादी फर्क है कि हमारे नज़दीक बैक वक्त पाकिस्तानी और भारतीय रियासत दोनों से लड़ने की ज़रूरत है, और वो लड़ाई यहाँ के मैसेज करेंगे, यानी कि वो यहाँ पे अलीट की, लेकिन एक फ़र्क है ना, हमार भाई यहाँ की अलीट की कॉन्ट्रडिक्शन के दरमियान खेल रहे हैं, और वो खेल रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए। यहाँ पे इलेक्शन जीत के रियासत का तबकाती कैरेक्टर बदला नहीं जा सकता। मैंने तबकाती कैरेक्टर की बात क्यों की? पाकिस्तान में मजदूर किसान रियासत इलेक्शन में 75% वोट लेके भी नहीं लाई जा सकती। लिहाजा तरीका क्या हुआ फिर? लड़ाई। और वो तरीका कौन इस्तेमाल कर रहा है? इंडिया में इस वक्त वो साथी जो CPI माओइस्ट में है, जो इस वक्त इंडिया में एक अवामी जंग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी रियासत एक ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फाशिस्ट रियासत है, और हम ये इस्तेलाह उनसे लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंडिया में फाशिज्म से लड़ रहे हैं। इससे साथी का सवाल जुड़ गया कि क्या इंडिया हिंदुत्व रियासत मोदी है या रियासत ही हिंदुत्व है? हमारे नजदीक रियासत ही हिंदुत्व है। मोदी का आना उसके हिंदुत्व कैरेक्टर का हिस्सा है और उसकी लॉजिकल मंतकी इंजाम है। लेकिन इसका एक सेकंड हो जाता है तो फिर क्या होगा? हाँ, अगर मोदी ना भी हो तो वही इंडिया कांग्रेस भी एग्जैक्टली, यानी ये सारे फाशिस्ट और हैं। ना सिर्फ कांग्रेस भी फाशिस्ट है और बीजेपी भी फाशिस्ट है, सर रियासत फाशिस्ट। अच्छा दूसरा माओइस्ट आ जाए ऊपर तो फिर भी फाशिस्ट नहीं की रियासत नहीं, वो तो रियासत का तबकाती कैरेक्टर ही बदल जाएगा, वो तबकात ही नहीं रहेगी। जी मियां मियां शहजाद की तरफ जी प्लीज, जी प्लीज, मियां शहजाद जी प्लीज दोस्त जी, रखा प्लीज फोन। जरा चॉइस मेरा एक क्वेश्चन इसके बाद जी मियां शहजाद। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगी आपके बेसिक कंसेप्ट्स के हवाले से। पहला कंसेप्ट जो है वो अगेन रियासत के हवाले से ही कुछ कन्फ्यूज्ड है। आप कहीं घुट कर रहे हैं गवर्नमेंट और उसके इदारों को विद रियासत और उसके इदारों के साथ, और उस वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। सो वी आर नॉट fighting against the state, we are fighting against the government and its institution including establishment. That is government institute basically. हमने उसे कानूनी तौर पर आजकल रियासती बना दिया, अदरवाइज ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर आपने इंडियन नैरेटिव में भी उसको गवर्नमेंट को गुटमुट कर दिया विद स्टेट, और यहाँ पर भी वही कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। The basic concepts of being a student of political science, you are the teacher of political science, but being also being a teacher of political science as well. तो वो बेसिक कंसेप्ट तो गुड हो गया। नंबर 2, कोल्ड वॉर को कंसेप्चुअली देखा जाएगा तो दैट्स अ कोल्ड वॉर बिटवीन टू सुपर पावर्स, और वो इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं, पोलिटिकल सुपर पावर्स हैं। आप कहीं फैक्चुअल कहीं पर वो अड़ गए। ये डॉक्यूमेंट्री के बाद 2 सवाल, एक आपसे रिलेटेड और एक आपसे। पहले किसी को ठीक करना थोड़ा सा, पहले आपको ठीक करना। नहीं ठीक करना है कि आपने नहीं, आई ऑलरेडी नोन दैट। और पहली बात
जो गवर्नमेंट और स्टेट को आप अलहदा करते हैं, ये बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है। हम नहीं ठीक है, ये लिबरल जो सोशल साइंसेज या पोलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है। हमारी नज़दीक जो स्टेट होती है वो क्लास स्टेट होती है। गवर्नमेंट का एक क्लास कैरेक्टर होता है, स्टेट का एक क्लास कैरेक्टर होता है, किन तबकों को वो सर्व करती है। तो लिहाजा ये कोई अलहदा चीज़ें नहीं होती कि गवर्नमेंट ऐसे ही ट्रम्प की अलहदा बैठी हुई है और उसके कैपिटलिस्ट को अलहदा बैठे हुए हैं। ये बज़ाहिर एक आर्टिफिशियल सेपरेशन है जो लिबरलिज्म करता है, हम ऐसे नहीं करते। लेकिन आप अगली बात करें, क्वेश्चन आता है। राइट